नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभाल कर एक इतिहास रच चुके थे। प्रशांत किशोर का एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था। यह पूछा गया कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक गई है और ये एक कमजोर सरकार है, ऐसे में इसका भविष्य क्या होगा? क्या नीतीश कुमार समर्थन देते रहेंगे या चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे ये सरकार अपनी वैतरणी पार करेगी, यानी 5 साल तक चलेगी? प्रशांत किशोर ने कहा कि वैसे तो राजनीति में कुछ भी अंदाजा लगाना ठीक नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा कि ये जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर का है, हरियाणा का है, झारखंड का है, महाराष्ट्र का है और दिल्ली का है, जो जनवरी-फरवरी 2025 के शुरू में होने वाला है। इनके नतीजे तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल पूरे करेगी या बीच में ही लड़खड़ा जाएगी। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे क्या रहे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन गई, अप्रत्याशित तरीके से बन गई। यानी लोकसभा चुनाव में भले ही उसे हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान हुआ हो, लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार बनवा करके प्रदेश के लोगों ने ब्याज समेत वापस चुकता कर दिया। जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर की 90 में से भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीत ली। पिछले विधानसभा चुनाव में 10 साल पहले जो हुआ था, उसमें 25 सीटें जीती थी। यानी इस बार उसकी 4 सीटें और बढ़ गई। मत प्रतिशत सबसे अधिक रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अधिक रहा और राष्ट्रीय स्तर पर जो उसका मुकाबला करने की हुंकार भरती है, उस कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें मिली। कहाँ 29 और कहाँ 6 सीटें। वहाँ सरकार तो खैर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस वहाँ बहुत बढ़िया रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 2 और राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, बल्कि ये कहें तो ज़्यादा उचित होगा कि झारखंड में तो एक दौर का मतदान हो भी चुका है, कल ही हो चुका है और अगले दौर का यानी अंतिम दौर का मतदान वहाँ महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को होने वाला है। 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। प्रशांत किशोर ने जो कुछ कहा था, अब आप जरा देखिए कि चीजें कैसे बदलती हैं। हरियाणा बीजेपी जीत चुकी। झारखंड में जो 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही और कांग्रेस उसमें साझेदार रही और जिस तरीके से वहां के मंत्रियों के यहां बड़ा काला धन निकला, कैश निकला, 30 या 33 करोड़ तो अकेले इनके एक मंत्री के यहां से बरामद हुआ था और कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद के यहां से 350 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इसके अलावा जो कुशासन था, जो लोगों का मोहभंग हुआ है, उसके चलते भी और जिस तरह का एक नियोजित प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। चंपई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो गए और बाबूलाल मरांडी को आगे किया, दूसरे लोगों को वहां पर एकजुट करके एक अभियान शुरू किया गया। उससे अब किसी को कोई
शक नहीं है, संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में भी सरकार बनने जा रही है। जो सर्वे आए हैं हाल में एबीपी का और मैट्राइज का, उसमें भी यही कहा गया है कि 45 से लेकर के 65 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी की वहां पर आ सकती है। महाराष्ट्र पर सबकी निगाहें थी और इसलिए भी थी कि भाई वहां पर मामला फंस तो नहीं जाएगा। और ये शंका क्यों थी? ये इसलिए थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो इस बार महायुति था, गठबंधन था, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनके साथ नहीं थी, बल्कि शिवसेना से टूटा हुआ हिस्सा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार की टूटी हुई पार्टी का हिस्सा जो उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व में काम कर रही है, इनको मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक महायुति बनाई। लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे 48 में से केवल 17 सीटें मिली और शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी को, एमवीए को, इंडी गठबंधन को 31 सीटें मिल गई। तो लोगों को इस बात की शंका थी कि कहीं मतदाताओं में इस बात को लेकर के नाराजगी तो नहीं है कि भाई आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी भी तोड़ दी, आपने शरद पवार की पार्टी भी तोड़ दी और वहां पर अपनी सरकार बना ली। लेकिन जो चुनाव आयोग से फैसला आया, असली शिवसेना, असली एनसीपी को लेकर के, और जो सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आया, उसके बाद से चीजें साफ होनी चाहिए थी। लोकसभा चुनाव में तो नहीं हुई। लेकिन चीजें कैसे बदलती हैं, माहौल कैसे बदलता है और किन के स्तर पर किस तरह की कब गलतियां हो जाती हैं और उससे चीजें एकदम चेंज होती हैं, इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अब आप पूछेंगे कि साहब हरियाणा में क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या गलती हुई थी? वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जाट कार्ड खेलने का एक बड़ा, जो है कहना चाहिए कि गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी। और जिस तरीके से आंख मूंद करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा पर भरोसा कर लिया और जो बाकी की लीडरशिप थी उसकी पूरी तरीके से उपेक्षा कर दी। टिकट वितरण में भी, चुनाव प्रचार के मामले में भी, दूसरे मामलों में भी। उससे क्या हुआ कि हरियाणा में जो गैर जाट थे उनको लगा कि पिछले 10 साल में जिस पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही थी, अवसर मिल रहे थे बाकी लोगों को, अगर भूपेंद्र हुड्डा की ही सरकार आ गई, यानी फिर से अगर जाट मुख्यमंत्री बन गया, तो फिर हमारे बच्चों की नौकरियां छिन जाएंगी। क्योंकि कई कांग्रेस के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया था कि इतने हजार नौकरियां तो मेरे कोटे में डाल दो, मैं इतने लोगों को लगवा दूंगा। इसका मतलब ये है कि पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर और साफ सुथरे तरीके से जो नौकरियां मिल रही थी 10 साल में, अब वो एरा खत्म होने वाला है। अब फिर से वही खर्ची पर्ची का दौर आ जाएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बनते ही। विनेश फोगाट को जिस तरीके से आगे किया गया और भी तमाम घटनाएं हुई जिसके चलते वहां पर गोलबंदी हो गई और भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव प्रचार के 10 दिन जो अंतिम थे, उनमें योगी आदित्यनाथ ने करनाल और दूसरी जगहों पर जाकर के बटेंगे तो कटेंगे का उद्घोष किया था, हिंदुओं में जन जागरण किया था। और कई जगहों पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी कि हिंदू सड़कों पर उतर आए थे। हिमाचल में भी, गुजरात के सूरत में भी, सिलीगुड़ी में भी, कर्नाटका में एक घटना हो गई थी और बांग्लादेश की वो घटनाएं चल ही रही थी जिसमें हिंदुओं पर क्रूरतम जो है हमले हो रहे थे। तो उनका असर
हमें हरियाणा में देखने को मिला। वो सारी चीज़ें महाराष्ट्र में भी इस समय लागू हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र इस देश से अलग है। जो भी वो सारी घटनाएँ घटी थी, वो सब और अभी कनाडा में भी कुछ घटनाएँ घटी हैं, तो उन सब का असर हमें महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा। और एक बड़ी गलती मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी। उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इस समय स्टार प्रचारक, जिनको केवल उत्तर प्रदेश नहीं साहब, उत्तर प्रदेश के बाहर भी लगभग पूरे देश में ही लोग बुलाते भी हैं कि योगी जी को भेज दीजिए हमारे यहाँ, और लोग सुनते भी हैं। भीड़ उमड़ती है उनकी सभाओं में, उनको देखने के लिए भी, उनको सुनने के लिए भी। उन योगी आदित्य के नाथ के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बयानी कर दी और बटेंगे तो कटेंगे पर ये कहा कि साहब ये तो समाज को और देश को तोड़ने वाला नारा है। यानी अगर ये कहा जा रहा है कि भई बांग्लादेश में हिंदू कमज़ोर हैं, बँटे हुए हैं, इसलिए वहाँ उनको काटा जा रहा है, उन पर बर्बरता और क्रूरता की जा रही है, तो यहाँ आप एकजुट रहिए। और नेपथ्य में लोकसभा चुनाव की घटनाएँ भी हैं, जिसमें राहुल गांधी ने और दूसरे लोगों ने ये बहकाया लोगों को कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, हम गणना कराएँगे, जातियों की जनगणना नहीं करने दे रहे हैं मोदी जी। यानी जो हिंदू एकजुट हुआ था भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद और मंदिर निर्माण के बाद, उसको तोड़ने का काम बहुत नियोजित तरीके से राहुल गांधी और दूसरे लोगों ने किया। और जातियों में विभाजित करने का नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश तक में भारतीय जनता पार्टी को 2019 के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। पश्चिम बंगाल में भी उठाना पड़ा, महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, कई राज्यों में उसको चोट लगी और वो 240 पर अटक करके रह गई। तो योगी आदित्यनाथ ने, मल्लिका अर्जुन खड़गे ने जो कुछ उनके बारे में कहा था, गेरुआ पहनते हैं, सिर पर बाल नहीं हैं, राजनीति में आ गए हैं, भगवा अगर धारण करना है तो राजनीति में क्या मतलब है? जो साधु संतों की तीखी प्रतिक्रियाएँ आई हैं वो तो अपनी जगह है। और राम भद्राचार्य जी का तो बहुत ही तीखा जो है बयान आया कि अगर भगवा वस्त्रधारी राजनीति में नहीं आएँगे, तो क्या लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, माफिया, बदमाश आएँगे? कहना क्या चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया, उसके बाद तो पूरे महाराष्ट्र का माहौल ही बदल गया है। और मेरा कहना ये है कि केवल महाराष्ट्र का नहीं साहब, पूरे देश का माहौल बदला है। और वो सारी घटनाएँ जो हैं फिर से हमारे दृश्य पटल पर, मानस पटल पर उकेर दी हैं कांग्रेस के इन नेताजी ने, जो अतीत में हुई हैं, चाहे मुगलों के अत्याचार हों या उस समय सैकड़ों, हजारों की संख्या में मंदिरों को ध्वंस किया गया हो, भगवान राम के जन्म स्थान पर चाहे ये बाबरी बनी हो, चाहे कृष्ण जन्म स्थान के सटा करके ईदगाह का निर्माण हुआ हो, अतिक्रमण हुआ हो, चाहे ज्ञानवापी बनाई गई हो काशी में, वो सारी घटनाएँ याद आ गई। और वो भी कि जो जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में क्या हुआ? वहाँ हिंदुओं को क्यों इतना काटा गया, कि इतना उनके माँ, बहन, बेटियों के साथ अत्याचार किए गए कि वो घाटी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। लाखों की संख्या में हिंदू वहाँ से पलायन करके और देश के दूसरे हिस्सों में आज बंजारों की तरह रह रहे हैं। बहुत सारी घटनाएँ, मोपला की घटना स्मरण हो आई, कलकत्ता में क्या हुआ था, जब विभाजन से शु पहले डेढ़ 2 साल की घटनाएँ तमाम हुई थी, वो सारी चीज़ें जो हैं स्मृति पटल पर इन लोगों ने ताज़ा कर दी।
और ताजा की है योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को ये कहा कि मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो भाई? हैदराबाद के निजाम पे निकालो ना, जिनके रजाकारों ने तुम्हारे गांव के गांव जला दिए थे, खत्म कर दिया था और तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया था। तो एक मुसलमान निजाम के रजाकारों ने वो हिंसा की थी और तुम गुस्सा हमारे पे निकाल रहे हो। ये योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य था, अभी प्ले नहीं हो रहा है किन्हीं कारणों से, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उस बयान ने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। इसके अलावा अमित शाह के बयान, अमित शाह ने ये कहा कि साहब, ये जो इस समय वातावरण बनाया जा रहा है कि साहब हम जो हैं उसको वक्फ संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने देंगे, उसका रास्ता रोक लेंगे। उन्होंने कहा कि संसद के इसी सत्र में ये पारित किया जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। जी, कुछ प्रॉब्लम है, प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि साहब ये हर हालत में इसी संसद सत्र में पारित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, उनका भी एक बयान आया है कि मैं चुनौती देता हूं इस इंडी गठबंधन को, एमवीए को, इनके घटक दलों को, और खास तौर से उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने एक तरीके से चुनौती पेश की है कि जो औरंगजेब की तारीफ करते हैं उनके मुंह से आप वीर सावरकर की प्रशंसा करा दीजिए और बाला साहब ठाकरे की भी प्रशंसा करा दीजिए। उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था और कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ था। और ये ऐसे बयान हैं, ये ऐसी घेराबंदी है कि साहब इसके बाद पूरी तरीके से ये बैकफुट पर हैं। और रही सही कसर एक मौलाना ने पूरी कर दी, मौलाना सज्जाद नोमानी। इन्होंने 2 दिन पहले भी बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें इन्होंने एमबीए को सशर्त समर्थन देने का ऐलान किया था और 17 शर्तें उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस पार्टी को और शरद पवार को भेजी थी। और वो मांगे ऐसी-ऐसी हैं जो कभी विभाजन से पहले जिन्ना ने रखी थी अंग्रेजों के सामने और कांग्रेस के सामने। लगभग उनसे मिलती-जुलती ही मांगे हैं। महाराष्ट्र में 10% आरक्षण की मांग मुसलमानों के लिए, 1000 करोड़ रुपए की मांग कि महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपया दिया जाए। इसके अलावा जो दंगाई बंद हैं, उनको रिहा किया जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र की 48 जिलों में जो मस्जिद है, जो दरगाह है, जो कब्रिस्तान है, उसका सर्वे कराया जाए ताकि पूरी वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके। और 2012 और 2024 के बीच में दंगे फैलाने के आरोप में जो मुसलमान बंद हैं, उनको जेलों से रिहा किया जाए। तो ऐसी-ऐसी मांगे इन्होंने रखी हैं और पूरी तरीके से इस चुनाव को सांप्रदायिक आधार पर एक तरीके से ध्रुवीकृत कर दिया है, बाँट दिया है। और उसका नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तो काम इन्होंने ही आसान कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया और ये नोमानी ने कर दिया और उसके बाद जो रही सही कसर थी, वो योगी आदित्यनाथ ने पूरी कर दी। तो महाराष्ट्र भी ऐसा लगता है कि
अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो चुका है। लगभग वैसा ही माहौल बन चुका है जैसा हरियाणा में बना था और इसका यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयानबाजी की है, इसका खामियाजा अब एमवीए को और इंडी गठबंधन को इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल, इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएँगे, आप वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।